स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इवोल्यूशन चैप्टर में इवोल्यूशन यानी कि क्रमिक विकास चैप्टर में पढ़ा है कैसे बिग बैंग हुआ, जियोग्राफिकल टाइम स्केल क्या है, स्केल क्या है, ठीक, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब यह चैप्टर नंबर 7 है। 7 12th में बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 शुरुआत ही क्यों चैप्टर नंबर 7 से हो रही है बच्चों, इसका कुछ विशेष रीजन है। पहला रीजन तो यह है बच्चों कि जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का वह है जनन, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। अब मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि रिप्रोडक्शन की शुरुआत करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि यह ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी और पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे, जीवों की उत्पत्ति कैसे। ये तीन चीजें जाने। जब जीवों की उत्पत्ति होगी फिर जीव से जीव बनेंगे यानी कि जनन होगा, ये होगा। और यह पहले पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्रमिक विकास, ठीक। इसीलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया जाए। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो ब्रह्मांड का निर्माण हमें पता है एलएम नामक गैसियस पदार्थ से हुआ था। हीलियम नामक गैसियस पदार्थ से हुआ था। एक शॉर्ट रिकैप दे दें पिछली क्लास का। हीलियम नामक गैसियस पदार्थ से था। अब चूंकि यह गैसियस पदार्थ है तो इसका जो टेम्परेचर था वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक था। इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण इसमें तीन चीजें थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों चीजें आपस में जब टकराती हैं तो एक महाविस्फोट होता है, महाविस्फोट होता है। इस महाविस्फोट को ही बिग बैंग बोलते हैं, बिग बैंग बोलते हैं। बच्चों, इसी बिग बैंग से असंख्य छोटे छोटे टुकड़े निकले, ठीक है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैल गए और निर्माण हुआ आकाश गंगाओं का, आकाश गंगाओं का। जो हमारी पृथ्वी है जिस आकाश गंगा में आती है उसका नाम है मिल्की वे, उसका नाम है मिल्की वे। ये हमारी आकाश गंगा का नाम, मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है, ठीक। यहां तक चीजें समझ में आ गई है। अब बच्चों, तो ये बिग बैंग और ये एलएम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो लमात्रे नामक, एबी लमात्रे नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। एबी लमात्रे नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। यहां तक तो बात हो गई। अब आकाश गंगाएं बन गई। आकाश गंगाओं के अंदर अब बनेगी हमारी पृथ्वी, बनेगी हमारी पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी का निर्माण आकाश गंगा में मिल्की वे में 4.5 बिलियन ईयर से लेकर के 5.0 बिलियन ईयर एगो हुआ था। माने हमारी जो धरती बनी थी, जो पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी का निर्माण
4.5 बिलियन। अब इसको अगर हम वर्षों में बदलें तो 450 करोड़ वर्ष से लेके 500 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, हमारी धरती का निर्माण हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया? मिटाए। अब बच्चों ऐसा नहीं था कि जब धरती बनी तो सीधे सीधे यहाँ पे सब कुछ पहले से ही अवेलेबल था, नहीं। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ बच्चों, तो चूंकि एलएम से बना था इसलिए पृथ्वी भी अत्यधिक गर्म थी। क्या थी उस दौरान पृथ्वी? अत्यधिक गर्म थी, अत्यधिक गर्म। ठीक, यहाँ पर जो भी कुछ था सब गैस के फॉर्म में था, सब गैस के फॉर्म में था, गैस के रूप में था, गैसीय रूप में था। इतनी ज्यादा गर्म, 5000 डिग्री सेल्सियस से बन के आई है तो सब गैसीय फॉर्म में था। पृथ्वी तो बन गई बच्चों। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, धरती थोड़ी ठंडी हुई, थोड़ी ठंडी हुई, तो जो गैसेस थी वह संघनित हो गई। गैसेस क्या हो गई? संघनित हो गई, और संघनित होकर के वर्षा का रूप धारण कर ली, वर्षा का रूप ले ली। और क्या हुई? खूब वर्षा हुई, वर्षा बना, वर्षा। बच्चों जब बहुत दिनों तक यह वर्षा चलती रही तो समुद्र, जो पृथ्वी पे छोटे मोटे गड्ढे थे, जो बड़े बड़े गड्ढे थे, उन सब उनके सबका निर्माण हो गया था। किसका किसका निर्माण हुआ है? समुद्रों का निर्माण हुआ। समुद्र बन गए, तालाब बन गए, और बहुत सारी चीजें बनी, बहुत सारे जलीय बॉडी, वाटर बॉडीज बन गए। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। अब धीरे धीरे बताएंगे कैसे हुआ ये चीजें, तब आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। फिलहाल यह जानिए कि पृथ्वी बहुत गर्म थी, सब कुछ गैसियस फॉर्म में था। जैसे ही गैस रूप में थोड़ा टेम्परेचर समय बीता, संघनित हुए तो चीजें वर्षा का रूप धारण की। जैसे ही वर्षा हुआ तो समुद्र और तालाब का निर्माण हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कि आखिर पृथ्वी पर जीव का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवों का उदय कैसे हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई। बच्चों पृथ्वी पर जीव जो है, ऐसा तो है नहीं कि सीधे हम ही लोग उत्पन्न हुए। क्रमिक विकास हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका पहले परिभाषा जानिए। क्रमिक विकास कहते किसे हैं, इवोल्यूशन किसे कहते हैं? तो देखिए, सरलतम जीवों द्वारा लंबे समयांतराल में उत्पन्न विशिष्ट परंतु जटिल जीवों के बनने की प्रक्रिया को इवोल्यूशन या क्रमिक विकास कहते हैं। इवोल्यूशन या क्रमिक विकास करते हैं। इवोल्यूशन या क्रमिक विकास कहते हैं। बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया किसे कहते हैं। अक्सर लोग आपसे पूछेंगे, अच्छा बेटा आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जरा इवोल्यूशन या क्रमिक विकास की परिभाषा बता दीजिए। तो आप यही परिभाषा हमको बता दीजिएगा, इवोल्यूशन या क्रमिक विकास किसे कहते हैं। ये देखिए 66 और 99, लेकिन 9 के गोले नहीं दिखने चाहिए, ये इसके डबल इनवर्टेड टर्म में लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए अब पृथ्वी पे जनन को, पृथ्वी जीवों का उत्पत्ति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। शुरुआत में तो कुछ ऐसे भी सिद्धांत दिए जिसका कोई वैज्ञानिक अस्तित्व ही नहीं था। जैसे
एक सिद्धांत दिया गया था विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत, विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के विषय में दिए गए कुछ सिद्धांत। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए कुछ सिद्धांत। वो कौन कौन से कुछ सिद्धांत थे? पहला नोट करिए, विशिष्ट जीवोत्पत्ति सिद्धांत या विशिष्ट सृष्टिवाद। इसमें पहला था बच्चों विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट सृष्टिवाद, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब इसका क्या था और कौन इस पे मानने वाले थे, बट पहले ये जान लीजिए, इस पूरी कॉन्सेप्ट में यही कहा जा रहा है, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में यह कहा जा रहा है कि जो धरती पे जीव आए, पृथ्वी पे जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वह विशिष्ट शक्ति के द्वारा हुआ है, सामान्य प्रक्रिया से नहीं हुआ है। लिख लेते हैं कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति विशिष्ट शक्ति के द्वारा किया गया, हुई शक्ति के द्वारा हुआ है। बच्चों, एक पादरी थे, फादर सुआरेज या साउरेज, इसके समर्थक, इस सिद्धांत के समर्थक, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक पादरी साउरेज साहब, साउरेज फादर साउरेज साहब इस सिद्धांत को मानते हैं कि धरती में जो जीवन की उत्पत्ति हुई है किसी महान शक्ति ने किया है। वो यह भी कहते थे कि उस महान शक्ति ने धरती का निर्माण केवल 6 दिनों में कर दिया, यानी धरती में जितने प्रकार के जीव होते हैं सबका निर्माण केवल 6 दिनों में हो गया, सबका निर्माण केवल 6 दिनों में हो गया। इनका मानना था कि पृथ्वी के समस्त जीवों का निर्माण केवल 6 दिनों में कर दिया गया। इन्होंने बताया था कि अलग अलग दिनों में अलग अलग जीवों का निर्माण हुआ, वो जानना आपके लिए बहुत आवश्यक नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए नहीं बताया जा रहा। अब 6 दिन में हाँ एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने बताई कि जो मनुष्यों का निर्माण हुआ है वह आदम और ईव पति पत्नी धरती पर आए थे, उन्हीं के डिसेंडेंट्स, उन्हीं के हम लोग बच्चे हैं। आदम और ईव, हम ना छूटेंगे, आदम और ईव इन लोग संतानें हैं। कौन? मनुष्य। जितने भी मनुष्य हैं वो आदम और ईव की संतान हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि केवल ईसाइयों में ही यह प्रक्रिया मानी जाएगी, ऐसा हिंदुओं में भी माना गया। हिंदुओं में आप मनु और शत्रुपा, ऐसा कहा गया है कि जो इंसान है वो मनु और शत्रुपा की संतान है। हिंदुओं में इसकी संतान हम लोग को माना गया है, मनु व शत्रुपा की संतान है। नाम सुना होगा आप लोगों ने। मनुष्य किसकी संतान है? मनु व शत्रुपा।
यह दोनों थियरी रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि इन दोनों ही थियरी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, मिटा देते। मैं सिर्फ नाम छोड़ते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कितने हो गए। हेडिंग छूट रही है, बाकी डेटा मिटा दिया। अब विशिष्ट सृष्टिवाद जब नहीं माना गया तो एक सिद्धांत आया स्वतः जननवाद का। स्वतः जननवाद, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन या स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, GENERATION, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने इस थियरी में कहा गया है कि धरती पर पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति अनेक निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही हो गई। ये कहते हैं क्या? ये कहा कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति स्वतः ही हो गई। पृथ्वी पर जीवन निर्जीव पदार्थ स्वतः हो गई, मैंने कोई निर्माण नहीं किया, अपने आप हो गई। अब बच्चों यह माना गया कि भाई कैसे, कोई प्रूफ दिया गया। इसको कौन मानता है? इसके एक वैज्ञानिक हुए वॉन हेलमोंट। इसके समर्थक थे वॉन हेलमोंट। इसके समर्थक थे वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट ने क्या किया? अपनी पसीने से भीगी हुई शर्ट को एक गेहूं से भरे हुए ड्रम के ऊपर रख दिया और उस ड्रम का ढक्कन नहीं बंद था। सपोज करिए ये गेहूं से भरा हुआ ड्रम का है, इसमें ढक्कन नहीं लगा है, वो आए कहीं से, पसीने से भीगे हुए थे। उन्होंने गलती से ही सही, लेकिन अपनी पसीने से भीगी हुई शर्ट को इस पर रख दिया। अब ये है, इनकी कमीज है, कमीज पसीने से भीगी। ठीक, और ये क्या था? ये गेहूं का ड्रम है, गेहूं भरा था। बच्चों 21 दिन के बाद, 21 दिन बाद जब वो उनको याद है, एक्चुअली हुआ क्या था, जब उनको अपनी कमीज की याद आई तो कमीज को खोलते हुए और कमीज को हटाया, शर्ट को वहां से हटाया और देखिए कि छोटे छोटे चूहे इस ड्रम में कूद रहे हैं। बस इतना ही देखना था। उन्होंने तत्काल यह बता दिया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अनेक निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही हो गई। इस आधार पर उन्होंने कह दिया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ स्वतः होगी। जबकि क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। कैसे? देखिए भाई, कमी गेहूं खाते हैं, बिल्कुल चूहे खाते हैं। क्या हुआ होगा? ढक्कन तो लगा नहीं था, आपने रख दिया 21 दिन, तो आप भूल गए अपनी शर्ट को। वास्तव में आप शर्ट भूल गए, चूहे आते गए, यहाँ से उछल, चूहे के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कहीं से घुस जाएंगे। कपड़े का क्या मानते हो लोग? लोहा को तो काट देते हैं, कपड़े ही क्या चीज़ है। घुस गए, वहाँ बच्चे पैदा किया, खुद तो निकल गए, लेकिन छोटे चूहे निकल नहीं पाए, उसी में रह गए। जब 21 दिनों बाद ये ऑब्जर्व करते हैं, चूहे हटाते हैं कमीज को, देखते हैं कि छोटे छोटे चूहे उत्पन्न हो गए। उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने इस आधार पर बता दी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अनेक निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही हो गई। ठीक, इसका भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, तो यह थियरी भी इसी तरह रिजेक्ट हो गई। फिर एक नई थियरी आ गई। अरे ऐसे ऐसे थियरियां मिलेंगी ना, क्या बताएं। फिर पूछना पड़ता है कि क्यों दिया गया। लेकिन ठीक है, यह थियरी भी विज्ञान की प्रगति के लिए आवश्यक है।
ठीक है, विज्ञान की नींव को मजबूत करने के लिए हर चीज आवश्यक है, गलती से ही तो विज्ञान मजबूत होता है। ठीक, तो ये स्वतः जन्मवाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कौन था? वॉन हेलमोंट थे, 21 दिनों तक चूहे के पैदा किए थे गेहूं पर। अब अगला थियरी ऑफ इटर्निटी, स्थिरतावाद। थियरी ऑफ इटर्निटी, स्थिरतावाद यह कहता है कि धरती पर जीवों का निर्माण हुआ ही नहीं है। ठीक है, धरती पर जीवों का निर्माण हुआ ही नहीं है। धरती पर पहले से ही जीव मौजूद थे, पहले से ही जीव मौजूद थे, इनका निर्माण नहीं हुआ। न जीवों का आदि है न ही अनंत। कितनी सिंपल सी बात कह दी, क्या है कि धरती पर जीवों का या पृथ्वी पर जीवों का निर्माण हुआ ही नहीं। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई ही नहीं, वह पहले से ही उपस्थित है। जीवों का न तो आदि है न ही अनंत। ठीक है, जीवों का न तो आदि है न ही अनंत। इस बात का भी कोई वैज्ञानिक आधार मिला नहीं होगा, इस बात का भी तो कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला, अतः यह थियरी नमस्ते हो गई, रिजेक्ट हो गई। यह थियरी भी रिजेक्ट हो गई। अब आई चौथी थियरी। अब धीरे धीरे हम लोग इन रिजेक्टेड थियरी, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था, यहाँ से धीरे धीरे अब चल रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे देखेंगे आप कैसे हम लोग वैज्ञानिक प्रमाण वाली थियरीज पे पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में अब चौथी जो थियरी आती है वह है जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। जीवात जीवोत्पत्ति जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत। जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत, इतना कठिन हिंदी जानने से अच्छा है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस या बायोजेनेसिस थियरी। हिंदी जरूर जानिए, जरूर जानना चाहिए हिंदी, हम भारतवासी हैं तो हिंदी हमें जरूर जानना चाहिए, परंतु इंग्लिश को भी छोड़ना नहीं है। बायोजेनेसिस थियरी यह कहती है कि जो नए जीव हैं जैसे हम लोग, वह पुराने जीवों से ही पैदा हुए हैं। ठीक, लेकिन कितनी सिंपल सी बात है, हाँ सही भी है, नए जीव पुराने जीव से उत्पन्न होते हैं। नए जीवों की उत्पत्ति पुराने जीवों या पुराने उपस्थित जीवों से, पुराने जीवों से ही होती। नए जीवों की उत्पत्ति पुराने उपस्थित जीवों से ही होती है। ओमनी बाइवम एक्स ओवो आर ईवो, इसको इसका ये वाली लाइन जरूर याद रखिएगा। इसको जो लैटिन में शायद कहा गया है, ओमनीज बाइवम
एक्स, ओवो और वीवो। ओमनिस का मतलब जीव, वायम का मतलब उत्पत्ति होती है, या तो अंडों से होगी या तो बच्चे पैदा होंगे, या तो अंडों से होंगे या तो बच्चे। वीवो का मतलब बच्चे पैदा करना, ओवो का मतलब ओवा, अंडे से निकलना। ठीक, या तो अंडा कैसे बनेगा, पहले कोई जीव रहा होगा, अंडा दिया होगा, या पहले कोई माँ रही होगी, प्रेग्नेंट रही होगी, बच्चा पैदा की होगी। तो नए जीवों की उत्पत्ति पुराने उपस्थित जीवों से होती है। ओमनीज वायम एक्स ओवा वीवो, इसको जरूर याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब इस सिद्धांत के समर्थक दो बड़े लोग थे। इस सिद्धांत के समर्थक दो बड़े लोग थे। कौन कौन से? एक थे फ्रांसिस्को रेडी और दूसरे थे लुईस पास्चर। नाम तो सुना होगा। लुईस पास्चर का उपयोग हर रोज हर सुबह हम लोग करते हैं। जिनके घर में पैकेट वाला दूध आता है, वह दूध कौन सा दूध होता है? पास्चराइज मिल्क होता है। और पास्चराइजेशन फिनोमेना की खोज लुईस पास्चर ने किया था। तो कैसे से भाई इतने बड़े बड़े लोग समर्थन कर रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रयोग करके कर रहे होंगे। देखते हैं कौन सा। आइए पहला देखते हैं फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग, फिर दूसरा देखेंगे हम लोग लुईस पास्चर का प्रयोग। ठीक, तो अब हम ये पूरा मिटा रहे हैं, 4 हो चुका है। इसके प्रूफ के लिए समर्थकों का देखें फ्रांसिस्को रेडी के प्रयोग के लिए। ठीक, यहाँ से मिटा रहे हैं। फ्रांसिस्को रेड्डी's experiment. In the support of biogenesis theory. In the support of biogenesis theory. बच्चों, फ्रांसिस्को रेड्डी का जो प्रयोग है किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं हम लोग? बायोजेनेसिस थ्योरी, जीवात्म जीवोत्पत्ति सिद्धांत को प्रूव करने के लिए। ठीक है, हेडिंग नोट के लिए। उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने 3 जार ले लिए। कितना जार ले लिए? 3 जार ले लिए। जार ले लिए। लिख देते हैं जार 1, जार 2 और ये जार 3 जार ले लिया बच्चों। इसके अंदर तीनों में उन्होंने मीट के टुकड़े रख दिए, मीट का टुकड़ा रख दिया। लेकिन उस खास मीट के टुकड़े को रखते हैं, पकाया हुआ मीट रखा, ताकि पहले से उसमें कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं हो। क्या किया उन्होंने? एक बड़ा मीट का टुकड़ा ले लिया, मीट का टुकड़ा लिया, उसको उन्होंने पकाया। क्या किया? पकाया, ताकि उसमें पहले से उपस्थित सारे जीव मर जाएं। पहले से उपस्थित सभी जीव नष्ट हो जाए। ठीक, पहले से उपस्थित सभी जीव क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। अब इस टुकड़े को 3 भागों में काट लिया। 1, 2, एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया, और ये जो बचा हुआ है वो इसमें डाल दिया। ठीक है, मीट के टुकड़े डाल दिए। डाल दिए ना?
मिटा दिया जाए वैल्यू। ठीक, अब यहां से इसकी कहानी समाप्त होती है। कहानी शुरू होगी इसका। अब हमें पता है कि जो फ्रांसिस्को रेड्डी का पकाया हुआ मीट है अंडा डाल दिया गया, चारों जारों में डाल दिया, तीनों जारों में डाल दिया गया। बच्चों, उन्होंने एक जार को, जो एक जार है इनका, इसको उन्होंने खुला ही छोड़ दिया। इस जार को उन्होंने पर्चमेंट पेपर से पैक कर दिया, पैक विथ पर्चमेंट पेपर, पर्चमेंट पेपर। पर्चमेंट पेपर जानते हैं बच्चों, सेलुलोज का बना हुआ रहता है। मिठाई खाते हैं आप लोग, ठीक है, मिठाई खाइएगा तो जो उसके नीचे कभी कभी कवर लगा के देते हैं, जिसको ले खा लेते हैं गप से और फिर उसे फेंक देते हैं, कुरकुराता रहता है, वो बेसिकली पर्चमेंट पेपर ही होता है। तो वो जो पर्चमेंट पेपर है उससे उसको अच्छी तरह से पैक कर दिया, ठीक है। इसको पैक कर दिया था मलमल के कपड़े से, इसको पैक कर दिया था मलमल के कपड़े से। अब कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, और ऑब्जर्व किया कि जब कुछ दिनों के बाद से इसके अंदर मक्खी मच्छर सब अंदर आ गए होंगे, तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हुए? डिंभक, मक्खी तथा मच्छरों के डंभक, मक्खी तथा मच्छरों के डिंभक उत्पन्न हो गए। क्यों उत्पन्न हुए? क्योंकि इसके अंदर मक्खी मच्छर का आना जाना लगा हुआ था, तो घर का नहीं था, आते गए तो अपने अंडे दे दिए, वो डिंभक आ गए, इसमें उगने लगे। लेकिन इन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, इन दोनों में इसको किसी प्रकार का कोई जीव नहीं पाया गया। इससे निष्कर्ष यह निकला, नो ऑर्गेनिज्म फाउंड, लेकिन यहाँ तो पाया गया। इससे उन्होंने निकला कि ओमनीज वाइवम एक्स ओवर वीवो, मतलब जीवों की उत्पत्ति पुराने उपस्थित जीवों के द्वारा ही होती है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ जीव आए होंगे, यहाँ मक्खी ऐसे आई होगी, मच्छर आए होंगे सूंड लटका के, और यहाँ पे बैठे होंगे, जब बैठे होंगे तो अंडे दिए होंगे और उससे उत्पन्न हुए होंगे। तो क्या लिखवाया गया था? ओमनीज वाइवम एक्स ओवो आर वीवो, ठीक है। ये लाइन क्लियर हो गई? ये था फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्वान एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पास्चर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।